Hello dear students, you are welcome in RK Institute. And today I am going to discuss some important question regarding to solution. जैसे एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से देखिए। 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर जिसमें 1.8 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व की, 1.8 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व की। वाटर का जो KF है वो है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। आपको फाइंड करना है कि इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन था। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बेस पे आपको पता है कि डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M। KF की वैल्यू गिवन है 1.86, मोलेलिटी होती है 1.8 ग्राम सॉल्यूट, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 180 मोल हो गए, और ये आपके पास में 100 ग्राम में डिजोल्व किया था, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया सॉल्वेंट में। तो आपके पास में डेल्टा TF की वैल्यू आ गई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.186। ये आपके पास में फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आया। तो आपको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होता है वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जब मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करूंगा तो ये वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बात करूं तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया सॉल्यूशन का माइनस में 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था। अब मेरा एक क्वेश्चन जो है वो समझो आप। यदि इस सॉल्यूशन को, ध्यान से सुनिए, इसी सॉल्यूशन को टेम्परेचर इसका और कम, अच्छा इस फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब जानते हो कि इस टेम्परेचर पर वाटर जो 100 ग्राम वाटर था और आइस, इस टेम्परेचर का मतलब होता है कि जो 100 ग्राम वाटर था ये, और इंस्टेंटेनियसली जो आइस बनेगी उसके बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। डायनेमिक का मतलब है कि वाटर जिस रेट से आइस में कन्वर्ट होगा उसी रेट से आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी इस टेम्परेचर पर। इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगी। कितना है ये वाटर आपके पास में, 100 ग्राम, और आइस सेपरेट नहीं हुई, ध्यान रखना, डायनेमिक फॉर्म है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपको समझाने का ये था, और जनरली जेई में आता रहता है या नीट में भी, यदि इस तरह का क्वेश्चन कहीं आए कि 1.8 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम वाटर में डिसोल्व कर रखा था और आपने इसका टेम्परेचर कम कर दिया, मान लीजिए मैं इसे डबल कम कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2, 6, 7 और ये 3। बोले साहब आपने इसका टेम्परेचर, इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर माइनस का 0.372 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो क्या अब ये जो 100 ग्राम वाटर था, क्या अब भी ये 100 ग्राम वाटर बचेगा? या कोई पूछे बताओ इस टेम्परेचर पर कितने ग्राम आइस सेपरेट होगी। क्वेश्चन ये है, इफ द टेम्परेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन become minus 0.372 degree centigrade, calculate amount of ice will separate in this solution। इस सॉल्यूशन में आइस कितनी सेपरेट होगी उसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो आपको कैलकुलेट करना था एक्चुअल में वेट किसका, सॉल्वेंट का। तो उसके लिए देखो आपके पास यही फॉर्मूला है, वो जो आप करते रहते हो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, वो आप समझो। देखो ध्यान से देखिए इस सॉल्यूशन को, क्वेश्चन भी देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब मैंने क्या किया कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर्मूला मेरे पास वही है, KF इंटू मोलिलिटी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट, और यहां लिखेंगे आप वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में दे रखा हो तो आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर दोगे, मोलिलिटी की डेफिनेशन है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर 0.372 माइनस से कम कर देना उसको, इक्वल्स टू 1.86 KF है, वेट था आपके पास में 1.8 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180 और ये 1000, और ये क्या कैलकुलेट कर लूंगा मैं, वेट कैलकुलेट कर दूंगा। किसका वेट है ये, सॉल्वेंट का, ग्राम के अंदर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो देखो आपको समझा देता हूं, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। इस पॉइंट को हटा के पॉइंट लिखना, तो ये आ जाएगा आपके पास में 10 और ये हो जाएगा 18.6। उसको डिवाइड इससे करोगे तो आपके पास में जो WA है वो आ जाएगा 50 ग्राम। इसका मीनिंग समझ गए कि अब आपके पास में क्या था, वैसे WA वेट है सॉल्वेंट का, वेट है सॉल्वेंट का इस सॉल्यूशन में। तो कितने ग्राम वाटर है इस समय, 50 ग्राम। इसका मतलब है कि जो आपने 100 ग्राम वाटर लिया था उसमें से 50 ग्राम वाटर तो कन्वर्ट हो गया आइस में, और 50 ग्राम एट प्रेजेंटली प्रेजेंट है अब इस सॉल्यूशन में। जब आपने टेम्परेचर कितना कर दिया है इसका, माइनस में 0.372, बाकी आइस यहाँ पर क्या हो गई, सेपरेट।
बाकी आइस क्या हो जाती है, सेपरेट। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, वेट कैलकुलेट कर लेना, किसका, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में। उससे आपको पता लग जाएगा कि इनिशियल वेट आपके पास में था 100 ग्राम, एट प्रेजेंटली वेट आया 50 ग्राम, इट मीन्स 50 ग्राम आइस सेपरेट हो चुकी है इस टेम्परेचर पर। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझाता हूं आपको, एक और छोटा सा क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन सुनो। इफ एसिटिक एसिड, इफ एसिटिक एसिड is 80% associated in benzene, 80% associated in benzene, 80% associated in benzene, find its molecular mass, find its molecular mass। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है किसमें, इस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब आप समझो, अब अपन वन टॉप फैक्टर आई से बात करेंगे तो आई के बारे में आपने को पता है कि सब एसोसिएशन में आई का एक फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करा रखा है। तो आई इक्वल टू होता है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन। यहाँ पर एल्फा की वैल्यू लिखेंगे, कितनी वैल्यू दे रखी है, 80% का मतलब 0.8। और डाइमर जब मैंने बोल रखा है, डाइमर का मतलब तो दो मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.2, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 0.6, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6। अब आप फिर एक बार ध्यान रखना कि वन ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू होता है थ्योरेटिकल मास, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ सॉल्यूट। एक्सपेरिमेंटल का मतलब ऑब्जर्व्ड मास, ऑब्जर्व्ड का मास molecular mass of solute in solution, because all colligative properties are inversely proportional to the molecular mass of solute। तो आप जब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे ना एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड, तो आप थ्योरेटिकल मास, थ्योरेटिकल का मास तो एसिटिक एसिड में जितने भी एटम है उन सबके एटॉमिक मास को ऐड कर दो तो वो थ्योरेटिकल मास आता है इसका 60। और आई की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास में 0.6, आई की वैल्यू कितनी थी 0.6, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल। तो आप फिर ध्यान रखना कि जब यहाँ पर सॉल्यूट एसोसिएट होता हो तो उसका मॉलिक्यूलर मास एक्सपेरिमेंटल मास से ज्यादा आता है। क्लियर? तो ये थे मेरे पास में दो क्वेश्चन। वैसे मैं आपको एक वन हाफ फैक्टर आई को बारे में और थोड़ा सा बता दूं, देखो आपको ध्यान होगा वैसे तो फिर रिवाइज कर देता हूं कि जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, एबनॉर्मल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, किसे कहते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, व्हेन सॉल्यूट may be dissociate or associate in the solution, then relative colligative properties are known as abnormal, and these abnormal colligative properties calculate with help of Van 't Hoff factor। किससे कैलकुलेट करते हो आप, वन टॉप फैक्टर से, इसको आई से डिनोट करते हैं। एक्चुअल में वन टॉप फैक्टर क्या चीज है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल भी आप बोल सकते हो और ऑब्जर्व भी बोल सकते हो, और ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रेशो है, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का किसके साथ, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस रेशियो को कहते हैं। जैसे अब मुझे यही बात करनी थी, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है आपके पास में, कौन कौन सी, पहली है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसकी कौन सी वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की सॉल्यूशन में एक्चुअल में कितनी आएगी, तो आई का रेशियो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन इट्स थ्योरेटिकल वैल्यू थी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या था यहाँ पर पी नॉट। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसकी एक्सपेरिमेंटल का मतलब एक्चुअल या ऑब्जर्व वैल्यू आ जाएगी आई इंटू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। इसी तरह से जो भी आपके पास में, जैसे आपके पास में था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात करूंगा तो आई इंटू थ्योरेटिकल थी क्या थी, के बी इंटू एम। ठीक, उसी तरह से और भी थी दो वैल्यू, एक था आपके पास में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या लिखोगे, आई इंटू थ्योरेटिकल थी के एफ इंटू एम। सिमिलरली ऑस्मोटिक प्रेशर की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आ जाएगी, आई सी आर टी क्या चीज है इसकी, थ्योरेटिकल वैल्यू। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो वन टॉप फैक्टर को। अच्छा, ये तो हो गई आपके पास में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब वन टॉप फैक्टर है, इसको कैलकुलेट करने की दो बात, या तो सॉल्यूट डिसोसिएट होता हो या एसोसिएट जब हम यूज करते हैं। इन केस ऑफ डिसोसिएशन आप देखो वन टॉप फैक्टर आई कैसे डिटरमाइन करते हैं, इन केस ऑफ डिसोसिएशन
डिसोसिएशन। जैसे सपोज ये था मेरे पास में सॉल्यूट और इसको साफ सॉल्यूशन में डाला, तो सॉल्यूशन में डालने पर ये छोटे 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 बहुत से पार्टिकल में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। ये डिसोसिएशन की थी। तो आप लेंगे इनिशियल मोल। जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन की बात की जाए तो 1 मोल लिया जाता है स्टार्टिंग में। 1 मोल, 1 मोल का मतलब पार्टिकल समझ गए, Na के बराबर। एट आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन तो हो गया 1 माइनस एल्फा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में एन एल्फा। और वी नो दैट आई इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है पार्टिकल पर, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ लिख दूंगा 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और ये थ्योरेटिकल कितनी ली थी मैंने 1। तो आई डिसोसिएशन में हो जाता है 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1, ये वाला ऊपर से मैंने सोल्व करके लिख दिया इसको सिंपल फॉर्म में। जब भी आपको डिसोसिएशन में निकालना हो क्वांटम फैक्टर तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा। डिसोसिएशन का मतलब कुछ तो होता ही होगा, वो उसका मतलब है कि एल्फा 10% का मतलब 0.1 है, और एन का मतलब मोर देन 1। डिसोसिएशन का मतलब मोर देन 1, अदरवाइज डिसोसिएशन नहीं। और यदि आपको एल्फा भी फाइंड करना हो तो 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1। ये लो साहब, ये क्या आ जाएगा आपके पास में, एल्फा कैलकुलेट कर लिया मैंने, आई में सब्सट्रैक्ट कर लिया ना। ये किसके रेस्पेक्ट में आया, जब कोई सॉल्यूट डिसोसिएट होता हो। दूसरा इन केस ऑफ एसोसिएशन, जैसे मैंने अभी बेंजीन के लिए बताया आपको, समझो आप। इन केस ऑफ एसोसिएशन, यदि सॉल्यूट एसोसिएट होता हो, देखो समझो आप, जैसे ये मेरे पास में बहुत से मॉलिक्यूल पड़े थे सॉल्यूशन में, सॉल्यूट के 2 4 5 10 20 इस तरह थे। जब मैंने इसको सॉल्यूशन में देखा तो मुझे पता लगा साहब कि इतने डाइमर बना लिया, यानी एसोसिएट हो गया। यदि ये डाइमर बनाता है, इफ इट मेक डाइमर देन n इक्वल्स टू 2 जो जुड़ेंगे। इफ इट मेक ट्राइमर देन n इक्वल्स टू 3। इफ इट मेक टेट्रामर एटसेट्रा, जितने भी ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो उसी तरह से आप n की वैल्यू को लिख देंगे 4। अच्छा, बैलेंस करने के लिए इसको इधर लिख देंगे। यहाँ का इसका मतलब तो समझते हैं ना, मॉलिक्यूल क्या है आपस में सेपरेटेड, फ्री है मॉलिक्यूल, और यहाँ पर वो जुड़ गया इस तरह से। तो इसमें भी मैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालूंगा। तो सबसे पहले लिखेंगे साहब इनिशियल मोल। इनिशियल मोल का मतलब 1 मोल। 1 मोल का मतलब पार्टिकल समझ गए, किसके बराबर, एवोगैड्रो कांस्टेंट Na के बराबर, इन्हें इतने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, 1 में डिफाइन है 1 मोल से। तो ये हो गया 1 माइनस एल्फा। एन को लिखा मैंने एल्फा, तो एक को लिखूंगा साहब में एल्फा अपॉन एन, ये हो गया। और फिर आपको पता है आई क्या चीज है आपके पास में, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू। और वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, पार्टिकल पर। तो ये तो हो गई साहब ऑब्जर्व वैल्यू मोल पार्टिकल्स की, कितनी 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन। और थ्योरेटिकल कितना लिया था मैंने 1, यही तो वैल्यू थी। एक्सपेरिमेंटल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड टू देयर थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल में मैंने 1 लिया था। तो इसको सॉल्व किया तो अभी जैसे मैंने उसमें बताया था आपको, तो आई इक्वल हो गया 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन। ये तो क्या आ गया मेरे पास में, क्वांटम फैक्टर आई। इसको मैं इसमें से इसको रीअरेंज करके सोल्व करके थोड़ा सा एल्फा भी फाइंड कर सकता हूँ। देखो एल्फा फाइंड करना हो तो एल्फा माइनस एल्फा अपॉन एन को तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और आई को राइट हैंड साइड में ले लो। ऐसे एलसीएम लेके लिख सकते हो एन, एन एल्फा माइनस एल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस आई, और इसको लिख सकते हो एल्फा एन माइनस 1 डिवाइड बाई एन इक्वल्स टू 1 माइनस आई। और फाइनली वी फाइंड एल्फा, क्या हो जाएगा, एल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस आई इंटू एन डिवाइड बाई एन माइनस 1। एन का मतलब फिर समझ गए, इन केस ऑफ डाइमर एन इज 2, इन केस ऑफ ट्राइमर एन इज 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, क्वांटम फैक्टर आई कैलकुलेट कर सकते हो। आई दे रखा हो तो ये निकाल सकते हो। अच्छा, आपको एक बात और भी पता है जो अभी मैंने थोड़ी देर बाद बताई, कि आई क्या चीज है एक्चुअल में, कोलिगेट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और अपने को एक बात मालूम है, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जितनी भी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं और सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास से यदि रिलेशन देखा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए आई को आप कैसे लिख सकते हो, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे मैंने अभी बेंजीन वाले क्वेश्चन में बताया आपको, तो ये एक्सपेरिमेंटल का मतलब सॉल्यूशन में उसका क्या मास ऑब्जर्व हुआ,
तो एसोसिएशन होता है तो मास थ्योरेटिकल से ज्यादा आता है, क्यों? बिकॉज आई की वैल्यू कितनी रहेगी, लेस देन 1। और डिसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू मोर देन 1 एंड हेंस उसका एक्सपेरिमेंटल मास थ्योरेटिकल से कम आता है। क्लियर? ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार करो, अच्छे क्वेश्चन है और मेरे से पूछते रहा करो आप। IIT जेईई सब में, नीट वगैरह में क्वेश्चन आते रहते हैं। थैंक यू।